नमस्कार। बैठिए बैठिए। थोड़ा सा एसी चल रहा है। आज से आपकी प्रॉपर टॉपिक की शुरुआत होने जा रही है। पहले मैं आपको एक प्रश्न बोलता हूं, जो बिना किसी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के जिसके पास भी दिमाग होगा वो इस प्रश्न का उत्तर कर लेगा। और अगर उत्तर ना आए तो आप ये मत समझना कि दिमाग नहीं है, फिर दिमाग जनरेट करेंगे। लिखिए, चार दोस्त संध्या, तारा, उमा और विभा। संध्या, तारा, उमा और विभा आपस में एक खेल खेल रही हैं। खेल की शर्त है उनमें से जो हारेगा वह अन्य के पास मौजूद पैसे को दो गुना कर देगा। दो गुना कर देगा। कुल 4 बार खेल खेला जाता है। कुल 4 बार खेल खेला जाता है। और ये सभी अपने नाम के अल्फाबेट के क्रम में, अपने नाम के अल्फाबेट क्रम में हारती हैं। अंत में पता चलता है कि सभी दोस्तों के पास 32 रुपए हैं। प्रश्न नंबर 1, जब तारा हारी तो विभा को कितने पैसे दिए? जब तारा हारी तो विभा को कितने पैसे दिए? प्रश्न नंबर 2, शुरुआत में सबसे ज्यादा किसके पास और कितना पैसा था? सबसे ज्यादा किसके पास और कितना पैसा था?
यूपीएससी मैथ में भी ऐसा ही प्रश्न पूछता है, ट्राई करिए। ऑनलाइन वाले भी ट्राई करते रहें इस प्रश्न को। बात नहीं, मेरी क्लास में बिल्कुल बातचीत नहीं, प्रश्न पे फोकस रखिए और सॉल्व करिए। अब तक 4 मिनट हो चुके हैं। आपको यही तो है मॉड्यूल ना, आपको पता चले कि 4 मिनट कैसे गुजरते हैं। अभी लोग संध्या को ढूंढ रहे होंगे, तब तक तारा भाग गई होगी। 4 मिनट निकल गए। जिनके आंसर आ गए हों वो हाथ उठा सकते हैं।
ठीक है। पांच मिनट हो गए। अब जिनके आने थे उनके आ गए और जिनके नहीं आए हैं अब नहीं आएंगे। पहली बात, एकदम साइलेंट हो जाइए, शांत, पेन रोक दीजिए, कॉपी को आराम दीजिए और आप ध्यान से सुनिए। जो 2 दिन से लगातार भाषण चल रहा था अबाउट द सीसेट, अब उसके परिणाम में बदलने का समय आ गया है। कारण क्या है? हम सीखेंगे कब? जब हमें कुछ बातें पता हो। आप अगर नोटिस करेंगे तो 5 मिनट का समय निकला, 5 मिनट। आपको याद हो तो कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि पर क्वेश्चन हमारे पास 2.5 मिनट होंगे। 2.5 मिनट से भी कम मान के चलो, पर हम मान लेते हैं मैक्सिमम 2.5 मिनट, 2.5 मिनट होंगे। अब एक बात बताइए, 2.5 मिनट हमारे पास होंगे और अब तक 5 मिनट इस प्रश्न में निकल चुके हैं। तो पहली बात तो आपको यह अंदाजा हो गया कि एग्जाम में मिनट कैसे निकलेंगे। जब तक आप कल्पना करेंगे तब तक मिनट आपका साथ छोड़ के आगे बढ़ चुका होगा। इसलिए टफ है एप्टीट्यूड। और अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो न तो ये परसेंटेज है, न प्रॉफिट लॉस है, न ये नंबर सिस्टम है, न एलसीएम एचसीएफ है, और न ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है। टाइम स्पीड डिस्टेंस भी नहीं है, अलजेब्रा भी नहीं है और ज्योमेट्री भी नहीं है। दिस इज द ओनली रिलेटेड टू द जनरल मेंटल एबिलिटी, यानी हर वो व्यक्ति जिसके पास सामान्य समझ है वो इस प्रश्न का उत्तर करेगा। सामान्य समझ नहीं है तो नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। स्टार्टिंग में 4 लोग एक गेम खेलते हैं, खूब ध्यान से सुनना। और आप ये मेरी क्लास में किसी प्रश्न का उत्तर सुनते वक्त आप ये ना माना करो कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं। यही तो डिफरेंस है सी सेट केजीएस में और सी सेट अदर में। क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है। हर जगह प्रश्न का उत्तर बताते हैं, हम आपको यह बताते हैं कि क्वेश्चन इज ए प्रॉब्लम, और ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान से सुनो। जब भी कभी डेटा देना शुरू करे और परिणाम लास्ट में दे दे, तो इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का सबसे शानदार तरीका होता है कि परिणाम को हम रिवर्स कर दें। अगर आप स्टार्टिंग एक्स वाई जेड मान के चलोगे तो वाई जेड तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर एक्स परेशान जरूर करेगा, क्योंकि इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। ऐसे प्रश्न किए कैसे जाते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक बस मोहब्बतपुर से चली। कहां से? मोहब्बतपुर से। जब पहली लाइब्रेरी के पास पहुंची तो आधे लोग उसमें से उतर गए और 20 लोग बैठ गए। जब लाइब्रेरी नंबर 2 के पास पहुंची तो 1/3 नीचे उतर गए, 70 बैठ गए। जब लाइब्रेरी नंबर 3 के पास पहुंची तो 2/3 नीचे उतर गए और 36 ऊपर बैठ गए। अब मोहब्बतपुर से जब बस अंजामपुर पहुंची, अंजाम, मोहब्बत के बाद अंजाम, जब अंजामपुर पहुंची तो पता चला कि बस में 240 यात्री हैं। तो जब बस मोहब्बतपुर से चली थी तो उसमें कितने यात्री सवार थे? दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। वो मोहब्बतपुर नहीं लिखेगा, वो तो मैं अपने स्टाइल में बोला, वो कोई स्थान बताएगा। अब सोचने की बात है, बस वहां से चली तो आई हैव द ऑप्शन कि हम बस का माने कि टोटल यात्री रहे होंगे x, और x में प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करते हुए आगे तक आए। और यदि हम इतने महान होते तो हम आईआईटी में होते। सिंपल सी बात है। अब हम आईआईटी में तो है नहीं, बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। हमारा बचपन में एजुकेशन ठीक नहीं था, बट अब हम आसमान तक पहुंचना चाहते हैं। अब हम पहाड़ को तोड़कर नदी बहाना चाहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें अब अपडेट होने की आवश्यकता है। तो ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है, हर साल पूछता है। इसका तरीका क्या है कि आप रिवर्स ऑर्डर में चलो। अंजामपुर से बस को वापस ले आओ, पहले थर्ड लाइब्रेरी के पास आओ, जो घटना घटी है उसको रिवर्स कर दो। फिर सेकंड के पास आओ, घटना को रिवर्स कर दो।
फर्स्ट के पास आओ, घटना को रिवर्स कर दो, फिर बस कहां पहुंच जाएगी? मोहब्बतपुर। आ गया आंसर। इसी तरह किसी भी प्रश्न में यदि अंत में परिणाम हो, स्टार्टिंग में कुछ और हो, जैसे वो कह सकता है कि ABCDE 5 दोस्त हैं, आपस में A B को इतने रुपए दे रहा है, C D को इतने दे रहा है, E F को इतने रुपए दे रहा है, फिर वो दूसरी बार राउंड बंटवाता है, तीसरा राउंड बंटवाता है, चौथा राउंड बंटवाता है, और लास्ट में बताता है कि अब सबके पास इतने इतने रुपए हैं, और स्टार्टिंग का अमाउंट निकालना है तो आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना होगा। यानी एक प्रश्न में 5 तरीके अब आप सीख गए। यहां पर दोस्त हैं 4 और ये आ गया परिणाम 32 रुपए, 32 रुपए, 32 रुपए और 32 रुपए। संध्या इंग्लिश में लिखता हूं क्योंकि अल्फाबेट क्रम में हारेंगी ना। क्योंकि इसने एक टर्म यूज किया ना कि इंग्लिश अल्फाबेट क्रम में हारेंगे, अपने नाम के अल्फाबेट क्रम में हारेंगी, तो हमें इतनी अंग्रेजी तो आनी चाहिए कि ए पहले आता है बी बाद में। अगर ये भी नहीं आता तो फिर से आजादी का आंदोलन शुरू करना पड़ेगा, इतना आना चाहिए। अब इन पे गौर से देखोगे तो यस पहले आता है, टी बाद में, फिर यू, लास्ट में वी, तो सबसे अंत में कौन हारेगा? सबसे अंत में विवाहारी होगी। यही फोकस रखना। अगर आपको लगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत हाथ उठाना। अगर ये प्रश्न समाप्त हो गया फिर आपने हाथ उठाया तो रिवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि यदि दोबारा किसी ने हाथ उठाया है इसका मतलब जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो ध्यान से यहां नहीं देख रहा था। ये मेरी क्लास में याद रखना। विवाह गेम शुरू हुआ, चौथा गेम। संध्या भी खेल रही है, तारा भी, उमा भी और विभा भी, और विभा लास्ट में हार गई। विभा हार गई। विभा के पास कितने पैसे थे हमें नहीं पता, विभा हार गई। तो इन तीनों ने कहा कि मेरे पैसे दुगने करो। यही तो है। पैसा दुगना होने के बाद संध्या के पास 32 रुपए हो गए हों, तो कितना रहा होगा? 16। इसके पास 32 हो गए, 16। इसके भी पास कितने रहे होंगे? 16। यहां तक किसी को दिक्कत है? अब मान लो कि आप विवाह हो और आपने 3 लोगों को 16-16 रुपए दे दिए, तो कुल कितना दे दिए? 48। 48 रुपए बांटने के बाद भी आपके पास बच गए 32 रुपए। तो आपके पास रहे कितने होंगे? 32 और 48 80। ठीक है। अब हम और पीछे आते हैं। ये रही उमा। जब उमा नहीं हारी रही होगी तो कुछ सीन रहा होगा। जब उमा हार गई होगी तो इन तीनों ने कहा होगा मेरे पैसे दुगने करो। तो इसके पास रहे होंगे 8 रुपए, इसके पास भी रहे होंगे 8 रुपए, और इसके पास रहे होंगे 40 रुपए। 40 उसको दी, 8-8 इनको दी, तो 8-8 16 और 40 कितना हुआ? 56। 56 रुपए आपने बांट लिए, फिर भी आपके पास कितने हैं? 16। तो कितना हो गया? 72। ठीक है। जिसको क्लियर ना हो रहा हो हाथ उठा देना। खड़े हो जाओ, जहां कहो वहीं खड़े हो जाओ। क्या नहीं समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? वंस मोर। तो अभी कहां? कंपनी बाग में थे? लाइब्रेरी में? मिस हो गया?
क्यों, कोई याद आया होगा उस ड्यूरेशन में? आप बताओ, बोलो सच्चे दरबार की। बैठ जाओ। देखो, करा 72 रुपए कैसे आया? ससुराल से। और ससुराल कहां है? लाइब्रेरी में। आप ये समझ लो, एप्टीट्यूड पढ़ाना अलग बात है और सामने को सिखाना बड़ा ही कठिन काम है। इसीलिए एप्टीट्यूड इज द मोस्ट की, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द सक्सेस इन यूपीएससी, क्योंकि एप्टीट्यूड समझ देती है। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर यहां से निगाह 1 सेकंड के लिए हटी या आपके दिमाग में कोई और आया तो फिर यह समझ में नहीं आएगा। करा वंस मोर, चलो, और ये आखिरी बार है। सबके पास 32 रुपए हैं। सबसे अंत में विवाहारी होगी। क्यों? क्योंकि इसका नाम वी से है। इन चारों लेटर में एस टी यूवी में सबसे लास्ट में वी आता है, तो विवाहारी होगी। जब विवाह हार गई होगी तो अन्य 3 ने कहा होगा मेरे पैसे दुगने करो, तो उसने दुगना किया। इसका मतलब संध्या के पास रहा होगा 16 रुपए, तारा के पास रहा होगा 16 रुपए, उमा के पास भी रहा होगा 16 रुपए। यानी विभा ने सबको 16-16 रुपए दिया, यानी 16 या 48 देने के बाद भी विभा के पास 32 बच गए। इसका मतलब हारने से पहले विभा के पास 48 और 32 जोड़ के 80 रुपए रहे होंगे। ठीक है, अब विभा से पहले उमा हारेगी। उमा कैसे हारेगी? अब यहां सीन देखना, जब उमा हारी होगी तो सबके पैसे को डबल की होगी। तो इसके पास 16 है तो 8 रहा होगा, इसके पास 8 रहा होगा, इसके पास 80 है तो 40 रहा होगा। 40 इसको दी, 8 इसको दी, 40 और 16 हुआ 56। और 56 रुपए बांटने के बाद भी उसके पास 16 रुपए बच गए थे। अगर आप 56 रुपए बांट दे फिर भी आपके पास 16 रुपए बचे हुए हो, तो बांटने से पहले आपके पास कितने पैसे रहे होंगे? 56 और 16 जोड़ोगे तो 6-6 12, और इधर का 5 1 6 1 7, हासिल लगेगा 1। समझ गए? 72। तारा, तारा यहां है। जब तारा नहीं हारी रही होंगी तो क्या सीन रहा होगा? इसके पास 4 रुपए रहे होंगे, इसके पास 36 और इसके पास 36 इसको दिया, 20 इसको दिया, 4 इसको दिया, 36 20 56 और 4 60। बांटने के बाद भी कितने बच गए थे? 8। वैसे भी मैं आपको लोगों को एक बात बता दूं कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं पलटता हूं, तो जिनके जिनके चेहरे पे मेरी नजर जाती है, मैं चेहरा देख के समझ जाता हूं कि इसको समझ में आ रहा है या नहीं। ये आप जान लेना। तो 1-2 बार हिंट दूंगा कि जिसको ना समझ में आए हाथ उठाओ। आप उठाओगे तो बताऊंगा, नहीं उठाओगे तो मैं मान लूंगा कि आप ऐसे ही हो। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये लर्निंग क्लास है। अगर आप मेरी क्लास में नहीं सीख पाए तो अब इस जन्म में नहीं सीखेंगे, इसलिए निगाहें यही रखना। संध्या, याद करो जब संध्या मैच शुरू हुआ होगा, मैच की स्टार्टिंग में संध्या हारी होगी। जब संध्या हारी होगी, तीनों ने कहा होगा मेरे पैसे दुगने करो, तो इनके पास पहले कितना रहा होगा? 34 18 और 10। 34 18 10 जोड़ोगे तो 62 होगा, 62। 62 रुपए बांटने के बाद भी संध्या के पास कितने बचे थे? आगे आंसर, यही था प्रश्न। पर डे क्लास की स्टार्टिंग में एक प्रश्न ऐसा ही होगा, पर डे। ठीक है, यही है सीसेट मॉड्यूल। समझ में आ गया?
नोट हो गया? ठीक है, ऊपर देखिए, इसी टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे। और दूसरे किस टाइप के प्रश्न मिलेंगे? एक प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, 100 से 300 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से शुरू और 2 से अंत होंगी। एक होगा। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, आपको बताऊं कौन बोला 10, इसीलिए कह रहा हूं हल्ला मत करो। कितना? 10। बस बैठ जाओ। दरअसल क्या है कि एप्टीट्यूड वही है ना, एक बड़ी फेमस लाइन है, बड़ी दूर से आए थे पानी की तलाश में, बड़ी दूर से आए थे पानी की तलाश में। इसका मतलब यह हुआ कि यूपीएससी की तैयारी करने आए थे, तो बड़ी दूर से आए थे पानी की तलाश में, देखकर सूखा ये दरिया, आंख से पानी गिरा। तो ये वही सूखा दरिया है सीसाइड जो डूबेगा। आप इधर देखिए, सब लोग सिर ऊपर करिए, मैं आपको मुंह जबानी बताता हूं, पेन चलाने की जरूरत नहीं, बीएससी और एमएससी करने की भी जरूरत नहीं, बीटेक एमटेक की भी जरूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग। यार जब उसने कहा 100 से 300 तो बड़े शर्म की बात है, जब 100 से शुरू करोगे तो 200 आएगा, फिर 201 से जब कार्यक्रम शुरू होगा 299 तक, तो 100 तो यही हो गए, ये 10 कहां से आया? 201, 202, 203, 204, 205, 255, 266, क्या है ये? अब आप देखो 100 से 300 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से शुरू और 2 से अंत होंगी। इसका क्या अर्थ निकलता है? क्या अर्थ निकलता है बताओ? दो बार दिखना चाहिए, है ना? तो कौन कौन से दो बार दिखेंगे? 212,
222, 212 तो हो गया, 232, बस 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 बस, जय हो। सही है। सौ से 900 के बीच 5 कितनी बार आएगा? नब्बे, 200, 200, 105, 115, 125, 135, 145, 150, 155 डबल आएगा, 165, 175, 185, 195, टोटल कितने हुए? इसके बाद जो ये सीरीज चलेगी ये भी तो काउंट करने हैं, 20 बार आएगा। 100 से लेके 200 के बीच में 5 जो है 20 बार आएगा, सॉरी 9, 100 से 900 के बीच। तो 900 की बात अभी मैं नहीं कर रहा, मैं 100 से 200 के बीच की बात कर रहा। इस वाले स्लॉट में 20 बार आएगा। 200 से 300 के बीच कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 300 से 400 के बीच कितनी बार आएगा? 40 बार। ये देखिए 100 से 200 के बीच 20 बार, 200 से, इसको 299 लिखो 20 बार, 300 से 399 20 बार, 400 से 499 20 बार, 500 से 599 120 बार। 120 कैसे हुआ? 5 तो सैकड़े वाला 100 हो गया, और वो जो सीरीज बीच में डबल होगी, है ना, जैसे 515, 525, है ना, नहीं 555 के पहले 550, 551, 552, 553, ये 20 का 120। 600 से 699 में 20 बार, 700 से 799 में 20 बार, 800 से 899 लिखो चाहे 900 लिख दो, 20 बार जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 140 और 120, 260 बार ये स्लॉट बनेगा।
और ये इसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा जब भी पूछेगा। अब हम चलते हैं, आज जनरल मेंटल एबिलिटी के एक टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नेम जनरल मेंटल एबिलिटी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग थ्योरेटिकल हिस्सा कैलेंडर का पढ़ेंगे। आए हो? ठीक है, आज कैलेंडर का थ्योरेटिकल हिस्सा पढ़ेंगे। देन फिर इसकी पीपीटी हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, और जो इसकी प्रैक्टिस होगी किस तरीके से होगी पहले दिन बता चुके हैं। टॉपिक खत्म करने के बाद यहां प्रश्न होगा और आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम होगा। 1.5 मिनट में आपको प्रश्न देखना भी होगा, रिस्पॉन्स भी करना होगा। इसके बाद उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। बेसिक न्यूमेरेसी के वो पार्ट जो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, वो जब क्लास में, मतलब मेरी क्लास अंतिम दौर में होगी 8-10 क्लासेस, उस ड्यूरेशन में वो क्वेश्चन कराए जाएंगे जो विदाउट फार्मूला होंगे। ठीक है, आइए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बड़ी सिंपल वे में शुरुआत करेंगे। कैलेंडर की हिस्ट्री का, कैलेंडर की ज्योग्राफी का यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं होता, और यहां से हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में कुछ पूछता भी नहीं। बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। काफी टाइम पहले, कई 100 वर्ष पहले, जूलियस सीजर नाम का एक शासक हुआ रोम में। जूलियस सीजर ने फर्स्ट टाइम इसको अपने हाथ सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करवाया। विश्व के तमाम वैज्ञानिकों को बुलाया और उन्हें कहा कि आप ऐसा कैलकुलेशन करो जिससे एक साइंटिफिक कैलेंडर बनके तैयार हो जो इन फ्यूचर इंटरनेशनल लेवल पे काम आए। जूलियस सीजर ने जब इसको बनवा दिया, बाद में एक पोप थे जॉन पॉल द्वितीय, ग्रेगरी नाम था उनका, उन्होंने इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करवाया था। क्या मतलब, जैसे पॉलिश करवा दिया था। तो इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, जूलियन कैलेंडर कहते हैं, रोमन कहते हैं। आफ्टर सम टाइम, जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे पूरे विश्व पर, लगभग विश्व पर, तो लोगों ने इसको इंटरनेशनल कैलेंडर डिक्लेयर करवा दिया। और समय के साथ जब देश आजाद हुआ तो ये नेशनल कैलेंडर के तौर पे भी जाना गया। इसके इतिहास भूगोल से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब सवाल यह था कि जो जिन वैज्ञानिकों ने इस कैलेंडर का निर्माण कराया, उन्होंने किस थ्योरी पे कराया। दरअसल पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स मोशन पे आधारित है, गति पे। सारे प्लैनेट्स गति में है, मोशन में। मोशन में है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती रहती है और उसी के सराउंडिंग वो चल रहे हैं। आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूमती है और अपने एक्सिस पे घूमने के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और सूर्य के सराउंडिंग भी चक्कर लगाती है। अब यहीं से उन्होंने कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक राउंड ऐसे लगाने में 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड लेती है। 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड को, एक राउंड को, उन विद्वानों ने माना कि इसे हम एक दिन कहेंगे। जब पृथ्वी अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेगी तो उसे हम एक दिन के बराबर मान लेंगे। और चूंकि एक दिन में जब उन्होंने टाइम कैलकुलेशन किया तो 23 घंटे नियर अबाउट 56 मिनट समथिंग सेकंड आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं होगा, इसलिए इसको हम 24 घंटे मान लेते हैं। तो याद रखना, जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं मान लेते पे चलता है। तो 23 घंटे 56 मिनट को 24 घंटे मान लिया गया और यह माना गया कि ये एक दिन होगा। और फिर वो पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा के जब फिर उसी जगह आ जाती है, तो उन्होंने कैलकुलेशन किया 23 घंटे 56 मिनट वाले से नहीं, 24 घंटे वाले से। जब उन्होंने कैलकुलेशन किया तो उन्होंने पाया कि 365 दिन
5 घंटे 48 मिनट 46 समथिंग सेकंड में पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है। अब उनके मन में आया कि 365 दिन को लेकर के तो एक परफेक्ट कैलेंडर बनाया जा सकता है, लेकिन जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड एक्स्ट्रा है, इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको जमा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो 4 वर्षों तक उसको 5 घंटे 48 मिनट 46 समथिंग जोड़ते रहे। लगभग 23 घंटे 12 मिनट के आसपास उधारी इकट्ठा हो जाती है। जब 23 घंटे 12 मिनट के आसपास एक्स्ट्रा हो गया तो उन्होंने कहा कि अब इस 23 घंटे 12 मिनट को हम एक दिन फिर मान लेते हैं। इस पे विवाद हुआ कि वहां भी मान लेते हैं, यहां भी मान लेते हैं, कम है। तो कहा गया कोई बात नहीं, कैलेंडर में एक सिस्टम रखेंगे कि जब ये टोटल कैलेंडर 2500 वर्ष का हो जाएगा, 2500 वर्ष का, तो एक दिन वहां पे कम कर देंगे। तो ये जो कम बेसी वाला कार्यक्रम है समाप्त हो जाएगा। ये बात मैं आपको इतनी हिस्टोरिकल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपके दिमाग में एक खाका होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। तो शुरू में 365 दिन थे, 4 साल इकट्ठा हुए, 23 घंटे 12 मिनट, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो अब 366 डेज हो गए। तो उन विद्वानों ने कहा कि हम इसको वर्ष मान लेते हैं, ईयर। और 2 तरह के वर्ष मानते हैं, एक वर्ष को कह देते हैं साधारण वर्ष और एक को कह देते हैं अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष को 365 दिन माना गया और लीप वर्ष यानी अधिवर्ष को 366 डेज का माना गया। इसके साथ साथ उन्होंने महीनों की भी कल्पना की। महीनों की कल्पना के पीछे उद्देश्य यह था कि वो दरअसल 30 में डिवाइड करना चाहते थे। तो 12 महीनों की कल्पना की गई, 12 तिहाई 36, 360 दिन हुआ, 5 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था। तो जो उसमें मुख्य आदमी थे गुंडा टाइप के, उन लोगों ने कहा मेरे आगे 1 लगा दो। तो जूलियस सीजर के नाम के आगे 31 लग गया जुलाई में। उसके बाद अगस्टस आया, अगस्टस ने कहा गुंडा मैं भी हूं, मुझे भी चाहिए। तो कैलेंडर वालों ने अगस्त को भी 31 कर दिया, जुलाई अगस्त। हमारे देश में किसी भी विद्यार्थी को कुछ आता हो या ना आता हो, ये वाला आता है, यही अपनी जन्मजात प्रतिभा है। ऊपर वाला 31, नीचे वाला 30। और आप एक बात और जान लीजिए, ये 30 वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जब कभी एज का कैलकुलेशन होता है, उम्र का, तो ध्यान से सुनो। कई बार लोग एक दिन की वजह से पेपर दे पाते हैं, कई बार पेपर नहीं दे पाते, अटेम्प्ट छूट जाता है। कई बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रमोशन होना होगा, तो एक दिन से आप मात खा जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि रिटायरमेंट का 1 दिन बचा है ना, या कुछ लोगों का आज ही रिटायरमेंट, किसी लोगों का 1 दिन ज्यादा है तो वो डीजीपी बनकर रिटायर हुए यदि आईपीएस है तो, या चीफ सेक्रेटरी बनकर रिटायर हुए। तो रिटायरमेंट जिस पोस्ट से आप होते हैं उस पोस्ट की आपको सुविधा मिलती है। आपको लगता होगा कि अभी संघर्ष है, बाद में संघर्ष नहीं होगा। जितना संघर्ष अभी है उतना संघर्ष ही बाद में भी होगा। आप आईएएस बन जाएंगे तो देश में, प्रदेश में बहुत से आईएएस है, लेकिन जिले में डीएम तो लिमिटेड है ना, जितने जिले होंगे उतने डीएम होंगे। तो उसके लिए फिर क्या क्या जरूरत होगी? आपको जरूरत होगी एफिशिएंसी की, शानदार काम करने की। तो रात दिन आप काम करेंगे, पति या पत्नी, मेल है या फीमेल, और जाहिर सी बात है सिलेक्शन हो जाएगा, विवाह जरूर करोगे। कई लोग तो विवाह के उद्देश्य से ही पढ़ रहे हैं, तो विवाह हो जाएगा और रात दिन आप काम करोगे तो घर में कलह भी होगा। भाई सुबह 7 बजे निकल जाओगे, रात 2 बजे आओगे, और कहीं पति पत्नी दोनों आईएएस हैं, तो बस वही शायरी सुनाएंगे कि वो समुंदर दूर तक, वह समुंदर की बेबसी कोई समझ नहीं सकता, है ना, हजारों मील फैला है लेकिन बह नहीं सकता। पता चला पत्नी यहां आईएएस है, पति यहां, मिलन हो ही नहीं रहा। सुबह से शाम तक वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी ड्यूटी कर रहे हैं। तो चैलेंजेस वहां भी आएंगे। फिर आपको वहां क्या क्या काम आएगा? आपकी इफिशियंसी काम आएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, आपकी डीलिंग कैपेसिटी काम आएगी,
और हमारे जैसे 2-4 लोगों से संबंध बना के रखेंगे, ये भी काम आएगी, है ना। तो आपको सही जगह पोस्टिंग मिलती रहेगी। तो ऐसा नहीं चैलेंज समाप्त होता है, चैलेंज तो इसके बाद भी होगा। जो आईएएस आईपीएस है इनकी भी ट्रेनिंग होती है, हर 2 साल 3 साल पे इनकी ट्रेनिंग होती है कि जंग तो नहीं लग गया, तो उनको ट्रेंड करके फिर मैदान में उतारते हैं। हर डिपार्टमेंट में जितने क्लास 1 है सबकी ट्रेनिंग होती है, नीचे वालों की भी होती है। जो बेचारे दरोगा हैं, पता चला 55-58 साल के हो गए हैं, शरीर काम कर नहीं रही है, नया एसपी आया, का दौड़ो सुबह सुबह, दरोगा दौड़ेगा क्योंकि 2 साल की नौकरी बची है। मेरे कहने का कुल मिला के मतलब यह था कि आपको इफिशियंसी की जरूरत पड़ती रहेगी। तो हर चीज को जब हम समझेंगे तो इफिशियंसी के हिसाब से समझेंगे। तो जो 1 साल में 12 महीने होते हैं उसमें ऊपर वाला हिस्सा 31, नीचे वाला 30 होगा। और जब भी कभी एज का कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन, तो जो महीने से उधार लेते हैं ना, अगर जैसे मान लिया आपको 10/12/2025 में से 27 या 12 नहीं 8 कर देते, 27/10/2005 आपकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 2005 और आपको पता करना है कि 10 अगस्त 2025 तक आप कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्ष के हो गए। अब 10 में से 27 घटेगा नहीं, ये दिन है, ये महीना है। ध्यान देना है, महीना 8वां है अगस्त। जनी लोग यही आत्मा धोखा दे देती है। तो जब यहां से हम उधार लेंगे तो जिसके पास जो होगा वही उधार देगा। मान लिया आपके पास 500 की नोट है, मैंने आपसे उधार मांगा, तो आप क्या दोगे? दोगे तो नहीं, लेकिन बोल तो दो 500 की नोट दोगे, है ना। मेरे पास 100 की है और कोई नोट नहीं, आप उधार मांग रहे हो तो मैं कौन सी दूंगा? 100 वाली। और आप सिक्के लेके घूम रहे हो, 1-1 रुपए के, उधार मांगो कहोगे पल्लो एक सिक्का। तो ये जब उधार देगा तो लोगों को लगता है 8 है तो 31 देगा ना, 30 ही देगा। एज की कैलकुलेशन यही होती है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। जो मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इसलिए किसी बाबा के कहने में धोखा मत खाना। तमाम बाबा लोग बताते हैं कि 8वां महीना है तो 31 उधार देगा। एज कैलकुलेशन में जब आप मंथ से उधार लेंगे तो मंथ छोटा है या बड़ा, वो उधार 30 का ही देगा। ठीक है, समझ गए। तो अब ये हो गया 40, 30 10 40 दिन हो गया। 40 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 13। अब यहां बच गए 7 महीने। 7 महीने से 10 महीने घटेंगे नहीं, तो आप इसके पास जाएंगे उधार मांगने, ये देगा 12 महीने आपको। तो 12 7 19 महीने हो गए। 19 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? अब ये 25 नहीं रहा, 24 हो गया। 24 में से 5 घटाएंगे तो आप 19 साल 9 माह 13 दिन के हो गए। ये चूंकि मैं ये 30 वाला बता रहा था इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे क्या लगता है इन फ्यूचर यूपीएससी यहां से प्रश्न पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, इसमें कोई टेक्निक नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है। यूपीएससी सिर्फ ये जानना चाहेगा कि क्या आप ये बात जानते हो या नहीं। तो जो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ये बात को जानता है कि जब भी उधार देगा तो कितने दिन देगा? 30 दिन देगा। ठीक है, आगे बढ़े। नोट मत करो, अभी कराएंगे पीपीटी में, अभी तो बस माहौल बन रहा है। 30 30 30 मैंने एक लाइन बोल दिया ना कि महीना छोटा होगा या बड़ा। अब ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है ना कि किसका किस महीने में कैलकुलेशन हुआ। जैसे यूपीएससी में एज कैलकुलेशन अगस्त से होता है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों का बच्चों का जन्म जो है लोग मई जून में दिखाते हैं, नहीं तो जो कोई वो मास्टर होते स्कूल उन्हें अपने स्तर से जन्म करा देते हैं। जैसे मम्मी पापा बताए फरवरी में हुआ था, 14 फरवरी को, तो मास्टर को लगता अच्छा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, कोई बात नहीं इसका 14 जून कर देते हैं, 14 जून कर देते हैं। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों को जो डेट ऑफ बर्थ है अगस्त से पहले वाले, वो हमेशा एज के मामले में एक एटम से धोखा खाते हैं। और जिन लोगों का जन्म डेट ऑफ बर्थ अगस्त के बाद है वो उनके लिए प्लस पोजीशन वाला होता है।
यूपीएससी एज का कैलकुलेशन अगस्त से करता है, तो जिनका जन्म अगस्त के बाद हुआ है उनके लिए हमेशा वेटेज रहेगा आखिरी अटेम्प्ट के लिए। आखिरी अटेम्प्ट, कई बार ऐसा होता है ना कि पेपर देते देते आखिरी सांस आ गई और अब आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू एज। मान लिया अटेम्प्ट है, एज लिमिट तक पहुंच गए, तो यदि आपका बर्थ अगस्त के बाद हुआ है तो जो कैलकुलेशन होगा उसमें आप इन हो जाएंगे, अगस्त से पहले हुआ होगा तो आप आउट हो जाएंगे। एनीवे, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे पीपीटी पे। तो अभी हमने सीखा कि जो वर्ष होंगे वो दो प्रकार के होंगे, एक होगा साधारण वर्ष, जिसमें 365 दिन होंगे, और फरवरी जो होगी वो 28 दिन की होगी। दूसरा होगा अधिवर्ष, इसको इंग्लिश में लीप और हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। और जो फरवरी होगी वो किसकी होगी? 29 दिन की। आप एक बात समझ लीजिए कि लीप वर्ष, अधिवर्ष हर 4 वर्ष पे क्यों आता है? क्योंकि 5 घंटा 48 मिनट 5 घंटा 48 मिनट 4 बार जुड़ता है, इस वजह से आता है। अब ये बना दिया। अब अगर वो पूछता है कि कोई वर्ष अधिवर्ष है या मतलब साधारण वर्ष है, तो आप क्या करेंगे? किसी भी वर्ष को 4 से भाग देंगे, शेष यदि शून्य है तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। उदाहरण के लिए 2024, 4 से काटा, शेष आ गया शून्य, तो 2024 अधिवर्ष था। यहां तक सारे लोग नोट कर लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, जब मैं बोलता रहा करूं ना, उसी समय आप नोट कर लिया करो, है ना। और जहां डाउट होगा देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। मेरे ख्याल से नोट हो गया हो। अब इसमें एक मामला होता है, क्या मामला होता है? आपने देखा कि लगभग 23 घंटा
12 मिनट के आसपास मेरे पास आया था 4 साल में, और यहां से हमने इसको 24 मान लिया था। कम था, ज्यादा मान लिया, इसका मतलब उधारी हो गई होगी। तो कैलेंडर बनाने वालों ने कहा कि हर 4 साल पे हम लीप ईयर ले आएंगे। तो अन्य लोगों ने कहा उधारी भी तो लेनी पड़ेगी, क्या कोई बात नहीं, उधारी लेते रहेंगे, आगे कभी समय आएगा चुकता कर देंगे। तो 23 घंटे 12 मिनट थे, पर वो उधारी लेके 24 घंटे करते गए। और उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला कि यदि हम 400 वर्षों तक, 400 ईयर तक लगातार उधारी लेते रहे, तो ये उधारी लगभग 74 घंटे कुछ मिनट के आसपास होती है। उधारी कर्ज बढ़ के 74 घंटे कुछ मिनट का हो गया। 24 घंटे में एक दिन होते हैं, तो 72 घंटे में 3 दिन हुए, और 74 घंटे कुछ मिनट है, इसका मतलब 3 दिन 2 घंटे कुछ मिनट उधारी हो गई। तो उन्होंने कहा जो 2 घंटे कुछ मिनट है इनको छोड़ दो, कम से कम 3 दिन का तो हिसाब बराबर कर दें। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि यदि कोई वर्ष शताब्दी होगा, दैट मीन सेंचुरी, शताब्दी मतलब जिसमें 00 हो, तो उसको हम 4 से नहीं 400 से भाग देंगे। अगर डिवाइड हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा क्या क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो ये भी लिख लेते हैं, यदि वर्ष शताब्दी है तो 400 से भाग देंगे। यदि शेष शून्य आया तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। उदाहरण के लिए सन 2000, 400 से भाग देंगे, शेष शून्य आया तो 2000 अधिवर्ष है। दूसरा उदाहरण सन 1800, 1800 में 400 से भाग दिया तो शेष कितना आया, 200, तो 1800 साधारण वर्ष होगा। ऑनलाइन वाले बड़े हिम्मती होते हैं। एक ने लिखा है सर फरवरी 28 दिन की क्यों होती है। बताओ क्यों होती है, किसी के पास ज्ञान है। फरवरी 28 दिन की क्यों होती है, या 29 दिन की क्यों होती है, कोई और महीना भी हो सकता था। जिसको आता हो हाथ उठाए, खड़े हो जाओ बेटा।
फिर इसको स्टार्टिंग में कैसे कर दिया? अब देखो मजे की बात, देखो बैठ जाओ बेटा। कोरोना ने देश की शिक्षा का नुकसान बहुत किया। अभी भी जैसे क्लास में इतने लोग बैठे ना, समय के साथ साथ ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, फिर ऐप पे क्लास आती जाएगी। जिसके भी ऐप पे क्लास पड़ी होती है इकट्ठा, वो कभी पढ़ता नहीं। तो एजुकेशन का सबसे बुरा किया कोरोना ने। अब देखो, एक ने पूछा कि 2 फरवरी में ही 28 क्यों है, 28 दिन क्यों है? एक ने लिखा इस महीने में ब्रेकअप ज्यादा होते हैं इसलिए। बताओ। नहीं बेटा, अब मैं बोलना नहीं चाहता। नहीं, बोल तो बड़ा तगड़ा देता, लेकिन बोलना नहीं चाह रहा। दरअसल फरवरी में होता है वैलेंटाइन डे, है ना? अब देखो क्या क्या लिख रहे हैं। अब जब ऑनलाइन वालों को जवाब देना बंद कर दो तो कहते हैं सर जवाब नहीं देते। यही सब लिखेंगे खूब, मतलब एक एक से खुराफात, एक एक से बातें। एक कोई तो ऐसे हैं आएंगे, हेलो गाइज कैसे हो, तुम सबका क्या चल रहा है, मैं अभी अभी बर्तन धो के आई हूं, तुमने आज अपना नाक साफ किया था कि नहीं? तो एक लिखता हाँ साफ किया था, तो एक दूसरा पूछता था कैसे साफ किया था? तो कहता हाथ तो कभी लगाया नहीं, बचपन से ही जीभ से साफ कर लेते हैं, है ना? ये है ऑनलाइन। और ये आईएएस की तैयारी करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। घर में बैठे होंगे, मोबाइल चल रहा होगा, या हो सकता है पार्क में बैठे हो, सिलेबस कवर कर रहे हो, साथ में मोबाइल रख दिए हो। ऑनलाइन वालों को देखो क्या क्या बाबा है ये, है ना? बहुत बुरा हालत है। मुझे बड़ा इरिटेशन होता है इससे। सामने बैठे हो तो हम सारे इसका भूत उतार दे, पर सामने है नहीं। एक बच्चा बहुत परेशान कर रहा था। मैं 4 बार 5 बार बता दिया कि बेटा दिस इज नो एनी ऑथेंटिक डेटा। ऐसा कहा जाता है कि जनवरी फरवरी 11वां और 12वां महीना था, जुलाई अगस्त और पहले इधर थे, तो उनको मिडिल में शिफ्ट करने के लिए ऐसा कहा जाता है। इसका कोई डेटा नहीं है। जुलाई चूंकि जूलियस सीजर के नाम से था, और 12 महीने होते हैं, इसमें ऑड नंबर था नहीं, विषम नंबर था नहीं। विषम संख्या में क्या होता है, एक बीच में होता है, दोनों साइड में बराबर किनारे हो जाते हैं। पर सम संख्या में ऐसा संभव नहीं था। तब भी जुलाई को बीच में एडजस्ट किया गया, 7वां महीना बनाया गया, तो उसको वेटेज देने के लिए इधर से कट किया गया। ऐसा कल्पना किया जा सकता है। हकीकत में क्या है हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। पर जो ये कल्पना किया जा रहा है अप्रॉक्स ठीक यही है। उनको काट के इधर एडजस्ट किया गया था, और एडजस्ट इसीलिए किया गया था कि उनको मिडिल में रखना था। तब से फरवरी 28-29 का होता है। और अगर इसके डेप्थ में जाएंगे तो यूपीएससी के सिलेबस से बाहर निकलना होगा। फिर तो हमें पौराणिक काल में जाना होगा, धार्मिक व्यू में जाना होगा, ग्रह नक्षत्र पे इसको डिफाइन करना होगा, तो कहीं ना कहीं से डिफाइन हो जाएगा। बट ये यूपीएससी की क्लास है, हम लोग बाबा बनने के लिए तो क्लास में पढ़ नहीं रहे, आईएएस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर बाबा बनना हो तो हम इस पे ज्यादा बहस करें, और जिनको भी अगर ये इच्छा हो कि भविष्य में बाबा बनना है, वो क्लास के बाद मेरे से मिलेगा, सारे ग्रह नक्षत्र एक बार में ठीक कर देंगे, है ना? ऑनलाइन वालों का चलता रहेगा। अब 2 बातें हमारी क्लियर हो गई कि जो वर्ष होंगे 2 तरह के होंगे, साधारण वर्ष होंगे, अधिवर्ष होंगे। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होगी, अधिवर्ष में 29 की होगी। किसी भी वर्ष को हम 4 से भाग देंगे, अगर डिवाइड हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। लेकिन वर्ष अगर शताब्दी होगा तो 4 से नहीं 400 से भाग देंगे, डिवाइड हो गया तो अधिवर्ष, अन्यथा सामान्य वर्ष होगा। जैसे मैंने 1800 को डिवाइड किया 400 से, नहीं डिवाइड हुआ तो ये साधारण वर्ष होगा, यानी फरवरी 28 की होगी। लेकिन अगर इसी 1800 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। यानी 4 से डिवाइड होने के बावजूद, क्योंकि ये शताब्दी है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ये हमें समझ होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं मंथ पे। टोटल मंथ होते हैं 12, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। संडे होता है पहला दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सैटरडे को 7वां और 0 दोनों कहते हैं। 7वां और 0 क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दिन होता है ये सर्कुलर होता है। सर्कल की क्या खासियत होती है कि वो लाइन बार बार रिपीट होती है, तो दिन साथ ही होते हैं। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये चलता रहता है। तो जहां अंत है वहीं शुरुआत है। क्योंकि ये 7वां दिन है तो ये 0 भी है। आप अगर ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो ऐसे समझिए, ये जो अंत है यही तो शुरुआत भी है। इधर से आया तो अंत है और इधर से चले तो शुरुआत है, इसलिए 0 और 7 दोनों कहा जाता है। एक प्रश्न यूपीएससी यहां से पूछता है, कोई तारीख देकर किसी मंथ का डिफरेंस पूछता है, या पूछता है कि फला मंथ में फला तारीख को यह दिन था, तो उस पूरे वर्ष में यदि वर्ष साधारण वर्ष है तो कौन कौन से महीने ऐसे होंगे कि पर्टिकुलर तारीख पे वही दिन होगा। या पूछ लेगा किसी पर्टिकुलर डेट पर पर्टिकुलर मंथ में यह दिन है, और वर्ष यदि लीप वर्ष है तो कौन कौन से महीने होंगे जिसमें वही दिन होगा, कौन कौन से महीने में उसी तारीख को वही दिन होगा। और तीसरा क्या पूछ सकता है, कोई तारीख दिया, महीना दिया, फिर उसने पूछा कि वर्ष कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी वर्ष हो, आपको यह बताना है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प ऐसा है जो उसको सही सिद्ध करता है। तो नीचे ऑप्शन में दे देगा, कुछ मंथ और डेट दे देगा, आपको कैलकुलेशन करके निकालना है कि किन किन मंथ का कैलेंडर समान होता है। अब ये 12 महीने हैं, इनका कोड होता है 144, 025, 036, 146। यही कोड वर्ड है। यदि कोई मेरा स्टूडेंट है तो उसको यह कोड जरूर याद होगा, पुराने वालों को, है ना, नए वालों को अभी याद हो जाएगा थोड़ी देर में। 144, 025, 036, 146, और यह है कोड साधारण वर्ष का। अब हमें देखने में लग रहा है, अगर इन मंथ के कोड को हम देखें तो कई मंथ ऐसे हैं जिनके कोड समान है। जैसे जनवरी और अक्टूबर, साल 2025 खत्म होने वाला है, इसका कैलेंडर घर पे होगा, और नहीं होगा 2026 आने वाला है। जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा। अगर 10 जनवरी को मंगलवार है तो पूरे वर्ष में 10 अक्टूबर को मंगलवार होगा। ध्यान से सुन लो, ये साइंस है। अगर 5 फरवरी को रविवार है तो 5 मार्च को भी रविवार होगा और 5 नवंबर को भी रविवार ही होगा।
अगर 20 अप्रैल को शनिवार है तो 20 जुलाई ही वो महीना होगा, मतलब वो तारीख हो, महीना होगा जिसमें शनिवार ही होगा। इसी तरह सितंबर और दिसंबर दोनों को क्या है 6, तो अगर सितंबर में किसी तारीख पे कोई दिन होगा तो वही दिसंबर में भी होगा। ये इसकी खासियत है, इसको जाके घर पे आप चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना नहीं है कि हमने कोड देख लिया, इंपॉर्टेंट उससे ज्यादा यह है कि इसे हम याद कर लें। याद करने का तरीका, चूंकि एग्जाम में पूरा कोड लिखेंगे नहीं तो ये फिंगर पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने। ये देखो 144 0 25 0 36 146। अब जब मैं बोलूं तो आप इसको अपने दिमाग में रिवाइज करें। 144 0 25 0 36 146। आपको इससे मैं एक बात और सिखा दूंगा। अब तो मेरी इधर 2-3 दिन क्लास ही है, इसके बाद फिर अगले टूर में होगी। ये कोड अगले 10-15 साल आप भूलेंगे नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी है। और इससे आप एक बात और सीखेंगे कि अगर ये कोड हमें याद हो सकता है, इसका मतलब हमें कुछ भी याद हो सकता है, बशर्ते इसी मनोयोग से याद करें। ध्यान से देखिए 144 0 25 0 36 146। और जो लोग मुंह बंद किए हैं, इसका मतलब दो बातें हैं, या तो उन्हें ये याद है, पहले मेरे से पढ़े हुए हैं, और या तो नहा के नहीं आए हैं, दो ही बात है। और जो बहुत सीरियस बनते हो, इतने सीरियस ना बने। कारण क्या है कि मैं पिछले कई वर्षों से यही पढ़ाई रहा हूं, और अगर कोई गलतफहमी है तो लर्निंग विद संजीव तिवारी ढूंढो, मेरे बारे में जान जाओगे। तो मेरे साथ टॉपर बैठते हैं, टॉपर। नीचे के रैंक वालों से तो मैं बात भी नहीं करता। 500 के नीचे जिनकी रैंक लगती है ना, उनसे बात नहीं करता। जिनकी रैंक अंडर 100 होती है, उन्हीं से अपनी मुलाकात होती है, और उन्हीं से दोबारा भी होती है। नीचे वालों का तो फोन भी नहीं उठाता। पर आप मेरे स्टूडेंट हैं, और ऐसा नहीं है, मैं ये बात भी जानता हूं, इतने साल पढ़ा करके मैं चीजों का एजम्पशन निकालना जानता हूं ना, तो मैं रीड कर लेता हूं। इसलिए सीरियस बहुत मत रहो, क्योंकि जो बहुत सीरियस होता है ना, वो बहुत आगे नहीं जाता। और यकीन ना हो तो यूट्यूब तो चलाते ही हो, किसी टॉपर को देख लो, इंटरव्यू खोल लो, चाहे लड़की हो या लड़का, रंग काला हो या गोरा, पर चमकता ही दिखेगा। किसी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप देख लो, शाइनिंग करता हुआ दिखेगा। क्यों पता है? बिकॉज ही एंड सी इज द ट्रांसपेरेंट, ही आर सी इज एक्सट्रोवर्ट, इसलिए दिखता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन हर साल पूछता है यूपीएससी। अभी प्रीवियस ईयर करेंगे, आप देखना भी। तो चलो कोड याद करो, 144 0 25 0 36 146। ये हुई बात है ना। हर बार मुझे पानी डाल के जगाना ना पड़े। सब्जी वाले की दुकान पे जाओ, पानी फेंक फेंक के जो है जिंदा करता रहता है सब्जी को, तो मुझे जिंदा मत न करना पड़े, आप जिंदा रहो। आज पूरे दिन का टास्क है ये। कोई आपसे मिले और क्या चल रहा है, 144 0 25 0 36 146। कोई आपसे कहे आई लव यू, तो आपको ये नहीं बोलना लव यू टू, आपको बोलना है 144 0 25 0 36 146। ठीक है। आप घर पे गए, पीजी में खाना बंट रहा है, खाना बांटने वाले ने पूछा कितने रोटी, 144 0 25 0 36 146। मम्मी ने पूछा कहीं बात बनी लाइब्रेरी में, 144 0 25 0 36 146। दिस इज द टास्क। और आप जैसे कई बच्चे पूछते हैं ना कि सर मुझे इकोनॉमिक सर्वे का डेटा याद नहीं होता, या हिस्ट्री की कोई डेट याद नहीं होती। कैसे नहीं याद होगी? 144 0 25 0 36 146। अब देखो सबको याद हो गया। नहीं, सही बात है, 144 0 25 0 36 146। जिन जिन मंथ का कोड समान है, उन मंथ का कैलेंडर क्या होगा? मैंने आपसे पहले दिन कहा था, मेरी क्लास में पहली बात तो आपको कुछ याद नहीं करना, और जो याद करने वाला होगा उसे मैं इतना याद करा दूंगा कि कभी अगर मान लिया सिर में चोट लग गई,
आपकी याददाश्त चली गई, पुलिस वाले हॉस्पिटल में लेके गए, अब आपको होश आ गया, डॉक्टर पूछ रहे हैं आप अपने बारे में कुछ बताएं। 144 025 036 146। आप यकीन माने उस समय आप अपना नाम भूल चुके होंगे, ये कोड याद होगा। कोड याद होगा तो लोग पता करेंगे, संजीव तिवारी की क्लास में पता करो, ये कहीं विद्यार्थी रहा होगा तो कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। अब बहुत जगह मैं पढ़ाया नहीं हूं, या तो पुराने के यहां पढ़ाया या तो खान सर के यहां, दो में एक जगह आपका रिकॉर्ड मिल ही जाएगा। इस तरह आपके घर वाले आपको पहचान जाएंगे। दिस इज योर आइडेंटिटी। 144, बस बहुत बढ़िया। अब देखो यह है साधारण वर्ष का। अब सवाल है कि यदि अधिवर्ष आ गया, आप याद मत करो, इसको समझो। अगर नोट करने का मौका दूंगा, बस एक मिनट देख लो। अगर अधिवर्ष आ गया, आप याद मत करना, अधिवर्ष में क्या होता है, फरवरी एक दिन ज्यादा हो जाती है, यही होता है। तो आपको फरवरी का कोड एक कम कर देना है 3, और चूंकि फरवरी कम हो रही है, इधर ही से जा रहा है, तो जनवरी भी एक कम हो गई, क्या हो गई, और बाकी सब एज इट इज रहेगा। केवल जनवरी और फरवरी का कोड एक एक कम हो जाएगा और बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। नोट कर लीजिए। अब यहां हमने एक बात नोटिस किया कि यदि वर्ष अधिवर्ष हो गया, ध्यान से देखो, मान लो कोई वर्ष अधिवर्ष है, तब जनवरी, अप्रैल और जुलाई इनका कैलेंडर एज इट इज सेम होगा। अगर अधिवर्ष है तो फरवरी और अगस्त सेम होगा, और यदि अधिवर्ष नहीं है तो आपको कोड याद ही है। और एग्जाम में जब जरूरत पड़ेगी फिंगर ये इस्तेमाल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 महीने हो गए। अब मान लिया मुझे नवंबर का कोड चाहिए, मुझे याद नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, तो ये देखो 144 025 036 146, तो नवंबर का कोड क्या हो गया, 4। याद करने का तरीका है। वैसे भी आज तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर ही दिया है, इन फ्यूचर भी मैं आपको रिपीट करता रहूंगा। ये और एक दो टॉपिक और हैं जिसमें याद करने वाली बातें हैं, शेष तो बस चलेगी क्लास। तो ये लगभग आप लोगों को याद हो गया होगा। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो पूछेगा, मैं प्रश्न बोलने जा रहा हूं कि यदि लिखना नहीं है, अरे सीखो, आईएएस बनो, ही चपरासी वाला काम बंद करो। अच्छा, आपकी गलती भी नहीं है, 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, यहां तक कि क्लास में भी जहां लेक्चर होने चाहिए वहां लेक्चर नहीं होते, लिखते हैं, और इतने नोट्स बन जाते हैं कि फिर वो नोट्स किसी काम नहीं आते। क्लास का मतलब होता लाइव, लाइव मतलब जीवन। जैसे फिल्म चलती है ना, कभी फिल्म देखने गए हो तो आप कॉपी पेन लेके जाते हो नहीं, और फिल्म खत्म होती है तो कहानी याद रहती है कि नहीं, याद रहती है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि फिल्म मन पसंद की बात है ना। आप यकीन माने, यदि कोई भी कार्य आपके मन पसंद का होगा तो आपको परमानेंट याद रहेगा। तो दो बातें हैं, या तो जो सब्जेक्ट है, जो आपको पसंद है सब्जेक्ट, उनको आप जबरदस्त तैयार कर लो, और यदि कोई सब्जेक्ट पसंद ही नहीं है तो उन्हें अपनी पसंद बना लो। यही लाइफ की थ्योरी होती है ना, या तो जो पसंद हो उससे विवाह कर लो, या जिससे हो गया है उसको पसंद कर लो, है ना। यही दो सिद्धांत होते हैं। दरअसल यूपीएससी भी इसी सिद्धांत पे चलता है कि आपको सब्जेक्ट को पसंद तो करना पड़ेगा और उसमें डूबना भी पड़ेगा। और ये अगर मैं इतने बिहार मतलब विद प्रेशर ये बात मैं आपसे कह रहा हूं तो उसके रीजन ये है कि
आपको मैं जानकारी दे दूं, मैं मॉक इंटरव्यू भी लेता हूं यूपीएससी का। आफ्टर प्रयागराज दिल्ली रहूंगा तो लूंगा ही। तो मॉक इंटरव्यू वो देते हैं जो मेंस पास होते हैं, वो लोग तो देते नहीं जो फॉर्म ही नहीं फिल किए हैं। तो जो मेंस पास होता है उसका एटीट्यूड पता चलता है ना। तो बताते हैं उनकी प्रिपरेशन का ड्यूरेशन क्या था, वो प्रिपरेशन कैसे करते थे। जैसे एक शब्द होता है, ज्यादातर विद्यार्थी बहुत परेशान होते हैं, पूछते हैं कि सर ये बताओ करेंट अफेयर, करेंट अफेयर कहां से कवर करें। आप यकीन माने मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे, मैक्सिमम बुक्स पे, मैक्सिमम मैगजीन में जो करंट और अफेयर है उससे या तो करंट लगता है या अफेयर होता है, और तीसरा काम नहीं होता। अब सवाल है कि यूपीएससी करंट अफेयर में क्या पूछता है। वो करंट अफेयर में ये नहीं पूछेगा कि भारत की कौन सी सबसे लंबी नदी है, वो ये पूछेगा अभी कुछ दिन पहले डिस्प्यूट है, रीजन क्या है, चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। अब देखो लोग पूछते हैं सर करंट अफेयर कहां पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास चल रही झटके में बता देता हूं, यहीं से अफेयर करना और कहीं और करंट किए तो अफेयर कहीं और होगा। तो अब जब ये डिस्प्यूट आया तो आई एम नॉट टोटली कंफर्म, बट शायद आर्टिकल 240 या 241 को लेकर बात चल रही थी। जब इसका मुद्दा आया कि ड्राफ्टिंग होगी, पार्लियामेंट में रखा जाएगा, तो पंजाब ने इसको विरोध किया स्टेट राइट को लेकर के। अब ये 2-3 दिन पेपर में छाया हुआ था, पर आपने पेपर में ये नहीं पढ़ा होगा। आज दैनिक जागरण में एक न्यूज और है कि सिविल लाइन में एक लड़की को 4 लड़कियों ने मिलकर पीटा। दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे है, 4 लड़कियों ने एक लड़की को मारा, और उस लड़की ने जो मार खाई वो एफआईआर कराई है। एफआईआर में लिखवाई है कि चारों लड़कियां मुझे सिगरेट पीने और शराब पीने के लिए दबाव दे रही थी, मैं नहीं पी इसलिए हमको पीट पीट के मारा। ये न्यूज है। अब ये करंट अफेयर तो पूछेगा नहीं यूपीएससी। यूपीएससी अब ये मामला जो चंडीगढ़ वाला उठा था ये दब गया, पार्लियामेंट सेशन चला उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, पर ये एक सब्जेक्ट बन गया इन फ्यूचर। अब देखो, अब जब यहां से प्रश्न पूछेगा तो कुछ लोगों को लगेगा दिस इज द पॉलिटी, पर जो स्मार्ट है आईआईटीएन उन्हें क्या लगेगा दिस इज करंट अफेयर। तो करंट अफेयर हमें ऐसे पढ़ना है। करंट अफेयर आप देखिए ना यूपीएससी का उठा करके किस टाइप का पूछता है। अभी आपको कुछ दिन पहले आपको ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया, चारों तरफ हल्ला मचा, तो ये पूरा देश और विश्व जानता है टैरिफ लगा। तो टैरिफ तो पहले भी लगते थे, पर चूंकि इतना हाइपर होके लगा कि लोगों ने हल्ला मचा दिया। यूपीएससी डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन पूछेगा 2026 में, ये गारंटी मैं देता हूं। 26 का पेपर होगा तो मेरी बात याद रखना। अब क्या पूछेगा ये यूपीएससी के दिमाग में होगा। वो इसके रेट को रिलेटेड पूछ सकता है, बिजनेस बैलेंस से रिलेटेड पूछ सकता है, इसके यूटिलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है ना, इसके लाभ और हानि के बारे में पूछ सकता है, या टैरिफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट बना देगा, उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन से सही है। तो यदि आप क्लियर होंगे तो आंसर करेंगे, नहीं लास्ट में कहेंगे क्या बताऊं चचा ने लागू किया था हमने ध्यान नहीं दिया। यह है करंट अफेयर। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बी सीरियस, बी एग्रेसिव, एक बात। दूसरा, अगर हमें ये नंबर याद हो सकते हैं तो हमें कोई भी नंबर याद हो सकते हैं। चलिए अगेन रिपीट, 144 146 144 025 036 146, और जब अधिवर्ष आएगा तो कोड क्या हो जाएगा 03। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब यहां से प्रश्न बनाएगा, जैसा कि एक बार बना चुका है, अगर वो यहां कहता है यदि 18 जनवरी को सोमवार है, आगे मैं कराऊंगा आप सिर्फ सुनो, यदि 18 जनवरी को सोमवार है तो नीचे दिए गए विकल्पों में किसी भी वर्ष के किसी भी माह में वो कौन सा महीना होगा या तारीख होगी जिसपे ये दिन अपने आप को रिपीट करेगा। जब उसने कहा किसी भी वर्ष के किसी भी माह में, तो ध्यान सुनो, यही तो धोखा हो गया ना। किसी भी वर्ष के किसी भी माह में जब उसने ये लाइन बोली तो उसने आपको फ्री कर दिया। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? 2।
अब डिपेंड करेगा ऑप्शन में कि ऑप्शन में उसने क्या दिया है, अधिवर्ष यूज करके लिखा है या सामान्य वर्ष करके यूज करके लिखा है। यानी यूपीएससी कई बार आपको थ्योरी पता होगी, उसके बाद आपको ऑप्शन में फंसा देगा, तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं किसी भी तारीख से दिन निकालने के प्रोसीजर पे। तो हम एक तारीख ले लेते हैं 10/10/1900 कितना ले लो, 45 ले लो, ठीक है ले लिया, तो दादाजी का जन्म हुआ था, ठीक है 10 अक्टूबर 1945 हमने ले लिया। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे डेट यानी दिनांक। दिनांक कितना है 10। इसके बाद आप लेंगे कोड, कोड ऑफ मंथ या हिंदी में लिख दूं माह का कोड। महीना है 10वां, अभी हमने सीखा 10वें का कोड क्या होगा 1, ले लिया। वर्ष के अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक है 45। फिर वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा, भागफल, भागफल को इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। यानी 45 में हम 4 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 11, यहां हमने लिख दिया 11। आप ध्यान से देखिए, तारीख लिया, तारीख दी हुई थी, अक्टूबर का कोड लिया क्योंकि अब हमें कोड याद है 144 025 036 146। फिर हमने वर्ष के अंतिम 2 अंक लिए, आराम से रिलैक्स मोड में। अंतिम 2 अंक को लेने के बाद वर्ष के अंतिम 2 अंक को हमने 4 से भाग दिया, भागफल ले लिया, सबको जोड़ देते हैं। 5 1 6 1 7, 4 1 5 1 6, कितना आ गया 67। और हम जानते हैं कि एक सप्ताह कितने दिन का होता है 7 दिन का। 7 से इसमें भाग दे दिया, 7 9 7 में से 3 घटाया, बुधवार था। ठीक है, नोट कर लीजिए।
इधर देखिए, ये अब हमें याद हो चुका है। यहां पे आते हैं, जब भी आपसे दिन पूछेगा, तारीख होगी, महीना होगा, वर्ष होगा। तारीख हमने ले लिया एज इट इज, महीने का कोड रखा, वर्ष के अंतिम 2 अंक रखे, वर्ष के अंतिम 2 अंक को 4 से भाग दिया, जो भागफल है वो रखा, सबको जोड़ दिया, जितना आया हमने 7 से भाग दिया। क्यों? क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है। 7 से भाग दिया, शेष कितना आया? 4, और 4 क्या होगा? बुधवार। अब इसकी जगह मैं आपको दूसरा प्रश्न देता हूं, सब कुछ यही लिखा रहेगा। अब आप स्वयं अपना जो है आत्मबल का प्रदर्शन करेंगे। 15 अगस्त 1947। कोई किसी की नकल नहीं करेगा, कोई किसी से पूछेगा नहीं, सेल्फ निकालना है ना। फ्राइडे, जिनका फ्राइडे के अलावा कुछ आंसर है वो हाथ उठाएं। इसको भी कहो हाथ उठाए, इसे कहो हाथ उठाए। हाँ, इसको कहो हाथ उठाओ। जब मैंने कहा जिसका जिसका फ्राइडे नहीं है हाथ उठाए, तो हाथ क्यों नहीं उठाई? सही कर रही थी। हाथ उठाने में शर्म मत किया करो। जितनी हाथ उठाने का मतलब क्या होता है पता है? आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। तो जितनी बार आप अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करते जाओगे, उतनी बार आप परफेक्ट होते चले जाओगे, है ना। झटके देने वाला काम बंद। दो अप्रैल 1907। इधर देखिए, हमने 2 लिया, अप्रैल का कोड 0, 07, 4 से भाग दिया 1, 7 1 8 2, 7 2 9 1 10, 7 से भाग दिया 3, क्या होता है? मंगलवार। ठीक है,
अगला प्रश्न, बारह जुलाई 1901, 12 जुलाई 1901। ये 12 जुलाई का 001। अब 01 में 4 से भागफल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो 12 1 7 से भाग दे दिया, कितना आया, और 6 क्या होता है, फ्राइडे। ठीक है, अब ये सारा सीन मैं हटाने जा रहा हूं बोर्ड से, क्योंकि देख देख के बहुत हो गया, अब बिना देखने वाला समय आ गया है। हटा दो। हटाने से पहले मैं रिवाइज कर देता हूं, सारे लोग ध्यान से सुन लो। आपको संडे को फर्स्ट डे मानना है, क्रमशः मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7वां और 0 होगा। सवाल यह है कि हम संडे को फर्स्ट डे क्यों मानते हैं, क्योंकि संडे ही फर्स्ट डे था जब ये कैलेंडर बना था। संडे इज द फर्स्ट डे। अलग अलग किताबों में अलग अलग बाबा टिल्लू टाइप वो मंडे को फर्स्ट डे कर देते हैं। हमारे देश में संडे को छुट्टी होती है, इसलिए लोग मंडे को क्या मानते हैं, पहला दिन। संडे को आराम करते हैं, बट संडे इज द फर्स्ट डे, और सैटरडे इज 7th एंड 0। जनवरी से दिसंबर 12 महीने हैं, इस पे कोड लिखा है 144, 025, 036, 146। लीप वर्ष आने पे कोड इनका एक एक कम हो जाएगा। अब इससे ये तो आपको याद हो गया, अब आप यहां फोकस करो इस पे, और इसको इतने प्यार से देखो, इतने प्यार से देखो कि आंखों में स्कैन हो जाए। मतलब ये समझ के देखो कि ये वो है, देखो वो क्या कह रही है, मैं नहीं देख पा रही हूं, अरे इसमें देख लो, वो समझ के देखो, वो दिख गया। अब दिखा होगा तो आपको दिखा होगा, यहां है डेट, डेट दी रहेगी, माह का कोड अब आपको याद है, वर्ष के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। 4 से ही क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 4 वर्ष पे लीप वर्ष आता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो लेते हैं। सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 से भाग दिया, जो शेष आया वो क्या हो गया, दिन हो गया। अब ये बोर्ड से हट गया। अब मैं क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, 1/4/1903, 1 अप्रैल 1903 को कौन सा दिन था। कौन है जो तराने के साथ बुधवार बोला, यही है जो भोजपुरी गाने लिखता है। है ना, कौन सा गाना लिखे थे अभी लेटेस्ट, कौन सा गाना है जो अभी लेटेस्ट लिखा था इसने।
इधर देखिए, 1 अप्रैल का कोड 003, 03 में 4 से भाग नहीं होगा तो भागफल 0, 3 1 4, 4 में 7 से भाग नहीं होगा तो यही है शेष। शेष की परिभाषा यही होती है, उस अंक से छोटे जितने उन्हीं के शेष आने की पॉसिबिलिटी होती है, तो यही है शेष। तो 4 आ गया। अब मान लो एग्जाम में आपने संडे मंडे नहीं लिख रखा है तो 4 आया, तो 1 2 3 4 ये हुआ, तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बुधवार, वेडनेसडे इज द आंसर। अरे भाई लोग, मैं जानता हूं संख्या बहुत है और आपको लगता है कि आप शोर नहीं कर रहे हो। आप अपने पड़ोसी से धीरे से बात कर रहे हो, वो भी मोहब्बत की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है कि अब तो सेम जेंडर में भी मोहब्बत हो सकता है। तो आप मोहब्बत कर रहे हो, पर आपकी मोहब्बत की वजह से यहां तक डिस्टरबेंस आ जाता है ना। तो आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास का आनंद लो और ईमानदारी से आनंद लो। आप अपने लाइफ में पहली क्लास पढ़ रहे होंगे जिसमें लिखना बहुत कम है और दिमाग में सेट ज्यादा हो रहा है। सीखो इसी से, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता और इतना टाइम भी नहीं होता पढ़ाने को, तो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं। जो सब्जेक्ट आपको लगता होगा ना कि भारत में सबसे कठिन है, वो मैं आपको आधे घंटे में एक्सप्लेन कर सकता हूं। ऐसा नहीं है, कभी आप पूछना बता दूंगा आपको। आप इससे ये सीखो, दिस इज द एप्टीट्यूड क्लास। एप्टीट्यूड का मतलब होता है दिमाग। आप यहां से ये सीखो कि हम अपने दिमाग को कैसे इंप्लीमेंट करें कि कठिन से कठिन बात हमें याद हो जाए। 2 घंटे पढ़ रहे हैं पता ना चले, और जितना भी पढ़ के जाए, चाहे इतना ही पढ़ के जाए, बट वो सॉलिड हो। और आप यकीन माने, अभी सड़क चलते हुए किसी को बुलाओ, यहां भाई बताओ, तुमने बचपन से लेकर आज तक जितने भी विषय पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका बहुत स्ट्रांग है, जिसपे आप इसी वक्त डिबेट कर सकते हो? तो आप यकीन माने मैक्सिमम लोगों के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि रिवीजन नहीं किए ना। मेरी क्लास रात में अगर भूत ने दौड़ा लिया, आप भाग रहे हो और मान लिया हनुमान चालीसा नहीं आता, तो आप बोलना 144 025 036 146। भूत भी कभी मेरी क्लास लिया था, वो समझ जाएगा ये अपना भाई है, छोड़ देगा, है ना। कभी अगर कोई डाकू मिल जाए, कोई अधिकारी मिल जाए, आप यही बताना, वो कोर्ट से समझ जाएगा कि अपने लॉबी का आदमी है, बच जाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये, मेंटेन द डिसिप्लिन। और आप यकीन मानो, आप डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तो मैं आपको इतनी स्टोरीज, इतने पार्ट बता दूंगा, स्लोगन, कि आप निबंध में और 4th पेपर में बिना किसी बाहरी ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ दिखाएंगे, सर्वश्रेष्ठ। और जो निबंध या एथिक्स के केस में जो कोटेशन दिए जाते हैं, आप याद रखना, वो आउट ऑफ रिलीजन होते हैं। आउट ऑफ रिलीजन का मतलब आप किसी रिलीजन के हो, किसी भी रिलीजन में बिलोंग कर रहे हो, अगर कोई कोट आप देंगे, मान लिया ईसा मसीह का कोई कोट आपने दिया जो आपको पता है, तो आप यकीन माने आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप ऐसे और एथिक्स में आप एक्सप्लेन करने के लिए फ्री है ना। आप मान लिया ईसाई और मुस्लिम है और हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कोई कोट आप दे रहे हैं, आपको पता है, तो वो माना जाएगा कि आपने कोट दिया। आप हिंदू और ईसाई हैं, मुस्लिम रिलीजन से कोई अच्छा कोट उठा के आप देते हैं, तो माना जाएगा दिस इज द कोट, और आपको मार्क्स मिलेगा। ये आप सीखो। और यकीन मानो, जिन लोगों को लगता है कि मैं 100 क्लास निबंध के पढ़ करके निबंध लिख लूंगा, वो नहीं लिख सकते। अगर ऐसी इतनी बड़ी प्रतिभा होती तो ऐसा नहीं है कि बचपन में गुरुजी ने निबंध पढ़ाया नहीं होगा, निबंध भी पढ़ाया होगा, एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र भी पढ़ाया होगा, अंग्रेजी में भी पढ़ाया होगा। उतनी 4-5 लाइन आज भी आपको याद होगी। टू द प्रिंसिपल, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब ये रट के गए थे,
ये आपने पढ़ा नहीं था, रटा था। एग्जाम में गए, आ गया कि डीएम को पानी की समस्या से संबंधित एप्लीकेशन लिखिए, तो आपने लिखा टू द डीएम आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम वाटर, है ना, सिंस लास्ट नाइट, यही लिखोगे ना, क्योंकि रटा था, आपने समझा नहीं था। निबंध में लिखाए गए थे और बहुत से निबंध गाय पे लिखाया गया था, माता जी पे लिखाया गया रहा होगा, मित्र पे लिखाया गया होगा, तो लोगों ने लिखा होगा कलवा ही अपना मित्र है, यही लिखा होगा। लेकिन अब आप उस दुनिया से बाहर निकल चुके हो ना, अब जब निबंध पूछेगा ना तो कहेगा सत्य ही सर्वोच्च शिखर को तय करता है, इतनी लाइन बोल देगा, सत्य ही सर्वोच्च शिखर को तय करता है। अब करो तय, नहीं होगा। लिखेगा कर्म हमेशा भाग्य पे भारी होता है, लिखो आप, भाग्य का निर्माण कर्म से होता है, न कि कर्म भाग्य पे आधारित होता है, यह निबंध दे देगा। अब आपने बस इतना सुना है कि भाग्य होता है, कर्म होता है, फिर लिखोगे कर्म होता है, भाग्य होता है, भाग्य नहीं होता है, कर्म होता है, कर्म नहीं होता है, भाग्य होता है। ज्यादा से ज्यादा लिखोगे कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगर महाभारत देखे हो, लिख तो दोगे पर जानते नहीं कि मैंने क्या लिख दिया, है ना। अब ये एग्जामिनर को ऊपर छोड़ दिया कि तुम्हें जो समझना है वो समझ लो। कर्म और भाग्य का एक तारतम्य है, एग्जाम्पल्स हैं। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि धृतराष्ट्र महाराज थे हस्तिनापुर के, तो उन्होंने उस टाइम के जो प्रकांड विद्वान ज्योतिषी होते थे उनको बुलवाए और उन्होंने कहा मेरे बेटे दुर्योधन की कुंडली आप देखो और विचार करो। महाभारत का युद्ध एकदम स्टार्ट होने वाला था, तो ज्योतिषी ने विचार किया कि हे राजन, आपकी पुत्र के कुंडली में राजयोग लिखा है और ये राजा बनेगा ही बनेगा। धृतराष्ट्र ने कहा ठीक है, युद्ध शुरू कर दो। कंफर्म हो गया ना, जीत निश्चित है। अब ये भाग्य है, अब देखना भाग्य कर्म से कैसे प्रभावित होगा, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। भाग्य हो सकता है, होता भी हो, पर हमने किसी ने देखा नहीं है। पर मैं मानता हूं जो भाग्य है वो आपके कर्मों का कलेक्शन है। आपने जितना बैंक में पैसा जमा किया था वही एफडी है, डबल होके आपको मिल गई, अब आप उसको भाग्य मान रहे हो। पैसा तो आपने जमा किया था ना, हाँ इतना है, आपने कुछ दिन इंतजार किया तो एफडी हो गई। एफडी हो गई तो जितने परसेंट इंटरेस्ट था मिलाकर आपको डबल करके मिल गया। तो जैसे उसने कहा कि राजन आपके पुत्र के कुंडली में राजयोग है, राजा बनेगा, धृतराष्ट्र ने कहा युद्ध शुरू कर दो। युद्ध शुरू हो गया, 2-3 दिन युद्ध चला। तो पहले तो कौरव सेना जीत रही थी, बाद में भीष्म मारे गए। जैसे ही भीष्म मारे गए पांडव सेना भारी पड़ने लगी। धृतराष्ट्र चिंतित हुए, उन्होंने ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि ज्योतिषी जी देखिए मेरे बेटे की कुंडली क्या कह रही है, मुझे कंफ्यूजन है। उन्होंने कहा राजन सारे ग्रह नक्षत्र ठीक हैं, राजयोग है आपके बेटे की कुंडली में, ये तो राजा बनेगा ही बनेगा। तो चले गए। धृतराष्ट्र ने कहा कोई बात नहीं, लड़ते रहो। द्रोणाचार्य भी मारे गए। अब सेना मरना शुरू हो गई, आधी सेना समाप्त हो गई। ज्योतिषी को बुलाए तो ज्योतिषी जी कुंडली देखिए क्या है मेरे पुत्र के भाग्य में। उन्होंने कहा राजयोग है, ये राजा ही बनेगा। फिर चले गए। धृतराष्ट्र अभी भी कॉन्फिडेंट थे। अब लगभग 85% सेना मार दी गई, आखिरी एपिसोड आ गया। तो उन्होंने फिर बुलाया, कहा अब देख लो कुंडली क्या कह रही है। तो बोले राजन सच यह है कि आपके पुत्र के कुंडली में राजयोग है, पर आपके पुत्र का कोई ऐसा कर्म है जो उसके सारे सिस्टम को बदल दे रहा है, सारे प्लैनेट्स को। आप पता करो वो क्या कर्म है। तो उन्होंने विदुर को बुलवाया। तो विदुर से जब पूछा तो उन्होंने कहा आपके पुत्र ने एक कर्म किया था। क्या कर्म किया था? महाभारत के युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से मदद मांगने जाते हैं। तो कृष्ण एक शर्त रखते हैं, अब देखो यही कर्म है, चॉइस। तो कृष्ण कहते हैं कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा,
और याद रहे मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। तो दुर्योधन कहा पहले मैं मांगूंगा, तो कृष्ण कहा नहीं, आपका छोटा भाई है अनुज अर्जुन, पहले ये मांगेगा। तो अर्जुन ने कहा हे माधव मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन मनी मन बड़ा खुश हुआ कि देखो कितना बड़ा पागल है, ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया जो युद्ध भी नहीं करेगा, सेना भी नहीं है इसकी, क्या मतलब हमें इतनी हजारों हजारों की सेना मिल रही है और ये युद्ध भी नहीं करेगा, ये क्या कर लेगा। तो विदुर ने कहा उस समय आपके पुत्र ने चॉइस करने में मिस्टेक कर दी थी। तो जो कृष्ण है, जो उन्होंने उस समय चॉइस किया वही कर्म है। तो दरअसल सारा कुछ आपके पुत्र की कुंडली में था, लेकिन क्योंकि कृष्ण उधर से हैं तो पूरे प्लेनेट और सिस्टम को बदल दे रहे हैं, इसलिए राजयोग होने के बावजूद भी आपका पुत्र युद्ध हार भी रहा है और राजा नहीं बनेगा। तो यह भाग्य और कर्म का संयोग। बात यह नहीं है दिस इज द रिलीजियस स्टोरी, दिस इज द इंस्पायरेशनल स्टोरी। मतलब अगर आप इसको केस स्टडी में या ऐसे में कहीं कोट करेंगे तो पाएंगे। तो आप शोर मत किया, एक तो मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है, शुरू होता होते 2 घंटे बीत जाते, देखो खड़े हैं वो घंटा बजाने के लिए कि अब जल्दी निकलो बहुत हो गया। तो आप थोड़ा सा स्पेस दिया करो, जैसे मैं स्लो मोशन में बताऊं आप सीखो, टॉपिक भी सीखिए, बहुत कुछ सीखिए, यही है एप्टीट्यूड। अदरवाइज रीजनिंग की क्लास तो पूरे भारत में चलती है, मैथ की भी क्लास चलती है, आप कहीं नहीं पढ़ सकते थे। तो आप ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो सीखें। अंत में 144 146